नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस द हिंदू और दैनिक जागरण के न्यूज़ एडिटोरियल के अंदर। आज 2 अक्टूबर है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप यूपीएससी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही साथ आज 2 अक्टूबर है, यानी गांधी जी की जयंती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला एडिटोरियल। और आज क्योंकि संडे है तो संडे को द हिंदू के अंदर एडिटोरियल नहीं आते हैं, तो हम तो दैनिक जागरण के अंदर जो एडिटोरियल पेज आता है उसको डिस्कशन करेंगे, और वो भी साथ अच्छे बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, पहला जो आर्टिकल है हमारा, क्योंकि आज गांधी जी की जयंती है तो पहला आर्टिकल हमने जो दैनिक जागरण के अंदर जो गांधी जी से संबंधित था उसी आर्टिकल से हम आज शुरू कर रहे हैं। ठीक, तो आर्टिकल की शुरुआत कहीं ना कहीं जो वर्तमान के अंदर जो सांप्रदायिक की भावनाएं बढ़ी हुई हैं, ठीक है, उससे इस आर्टिकल की क्या होती है, शुरुआत होती है। क्योंकि इसके अंदर जो गांधी जी की जो विचारधारा थी, दिनों दिन क्या होता जा रहा है, अभी जो लोग हैं उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को और उनके विचारों को छोड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वैसे उन्होंने आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहा गया है, अभी 2000 यानी 1902 के अंदर उन्होंने 40 वर्ष की आयु में उन्होंने एक पत्रिका लिखी थी। ठीक है, जिसका नाम था हिंद स्वराज। ठीक है, तो हिंद स्वराज के अंदर जो बातें उन्होंने कही थी उस टाइम तक वह इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, मगर वर्तमान समय में जो जिस प्रकार के समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है उनको कम करने के लिए, उनसे हमें निजात पाने के लिए वह हमारे लिए कहीं ना कहीं हमारी समस्या का समाधान हो सकती है। ठीक है, बाकी इसके अंदर यही जिक्र करा भी किस प्रकार से जो वर्तमान में जो भुखमरी है, गरीबी है, ठीक है, जल संकट है, जलवायु परिवर्तन जैसे संकट है, हथियारों के दिनों दिन जो हथियार जो बनते आ रहे हैं, जो मानव यानी जो विश्व शांति है वह प्रभावित हो रही है, तो उससे संबंधित है हमें नई नई समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ जो राजनीति का इसका अंदर जिक्र किया गया है भी किस प्रकार की वर्तमान के अंदर जो राजनीतिक फैलती जा रही है, लोगों का राजनीति के प्रति क्या है भी जो विश्वास है वह कम होता चला जा रहा है। राजनीति को लोग अपने हित में प्रयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कोई भी राजनीतिक दल है वह अपना शुरुआत है गांधी जी के इस वक्तव्य कैसे शुरुआत करता है, जिसमें कहता है जो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति पर खड़े व्यक्ति का कल्याण करना है, मगर सत्ता में आने के बाद वह व्यक्ति उससे कहीं ना कहीं धुल मिल हो जाता है। ठीक है, फिर कभी स्वतंत्रता के पहले बार गांधी जी से पूछा गया था कि उनके अनुसार भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि जो विश्व यानी भारत या किसी भी समाज की सबसे बड़ी जो समस्या है वह कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवी जीव है उनका उदासीन रहना है। यानी जो बुद्धिजीवी जीव है वह सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठे हैं। तो ये सबसे बड़ी समाज की क्या एक समस्या है, यानी वह समस्या को सुलझाने के बजाय मौन रहे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये लगभग इस आर्टिकल के अंदर कहा गया है। बाकी गांधी जी की विचारधाराएं हैं उसका हम और डिस्कशन अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो गांधी जी के विचार में केवल गांधी युग तक ही प्रासंगिकता नहीं थी, अपितु अपने विचार की प्रासंगिकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिस प्रकार से वर्तमान में जो कुरीतियाँ फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, महिलाओं के प्रति अत्याचार है, ठीक है, इस प्रकार की जो विश्व शांति है या जलवायु जैसी समस्या है, जिस प्रकार से लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, अमीर और ज़्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है, तो इस प्रकार की जो कृत्य हैं या जो समस्या है वह दिनों दिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो इस समस्याओं को देखते हुए गांधी जी के विचारों की आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण यानी आवश्यकता हो सकती है। सबसे पहले गांधी जी की राजनीति के प्रति कैसी विचारधारा थी। ठीक है, वर्तमान में राजनीति में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार, अपराध, नैतिकता वह जो समाज से चारों ओर व्याप्त है, महात्मा गांधी एक इस बात के अपवाद है जो यानी आज़ादी या स्वतंत्रता में प्रमुखता कार्यकर्ता होते हुए भी उन्होंने राजनीति में किसी भी प्रकार का भागीदारी नहीं ली। यानी हम कह सकते हैं भी सत्ता पर आसीन नहीं हुए, उन्होंने सत्ता का लोभन बिल्कुल नहीं था। मगर इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया है भी किस प्रकार जो अन्य देशों के व्यक्ति थे या जो भारत में भी थे जिन्होंने स्वतंत्रता के अंदर योगदान दिया था, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सत्ता पर काबिल नहीं होता। यानी जिसके अंदर इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, जबकि रूस के जो लेनिन थे, तुर्की के जो मुस्तफ़ा कमाल पशा थे, पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना थे, मिस्र के अब्दुल नासिर थे, चीन के माओ थे और चाउ उल लाई थे, या ब्रह्मा के जो जनरल यांगसंग थे, श्रीलंका में जो भंडाकर नायकर थे, और बांग्लादेश के जो, तो इस प्रकार जो ये व्यक्ति थे उन्होंने स्वतंत्रता परिप्रेक्ष्य में सत्ता पर क्या हुए थे, आसीन हुए थे। ठीक है, आगे कहता है भी सामाजिक क्षेत्र में महात्मा गांधी की कैसा विचारधारा थी।
वर्तमान में हम देखते हैं जिस प्रकार से समाज के अंदर जो घृणा व्याप्त है, आतंकवाद है, प्रतिरोध के वातावरण में गांधी जी के विचार की महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। आज पूरा विश्व हम जब कैसे कैसे शरणार्थियों की समस्या, धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक कट्टरता जैसे आईएसआई द्वारा फैलाए जा रहे हिंसक इत्यादि के ग्रसित है। और गांधी जी के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखने के लिए सभी धर्मों, विचारधाराओं को साथ लेकर चलने की जरूरत है, यानी सभी धर्मों को समान मानने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक है। गांधी जी ने कहा था कि मैं भारत के निर्माण में के लिए सतत प्रयत्नशील रहूंगा जिसमें संप्रदाय का मेलजोल होगा। ठीक है, यानी किसी एक धार्मिक संप्रदाय अपने हित में न सोचकर सभी धर्मों का समुचित विकास की ओर अग्रसर रहूंगा। ठीक। स्वतंत्रता के क्षेत्र में गांधी जी का कैसा योगदान था, क्योंकि जो गांधी जी थे वह स्वतंत्रता के काफी क्या कह सकते हैं एक प्रकार से क्या थे, शुभ चिंतक थे। तो उन्होंने क्या था, जन सरोकार से जुड़े लगभग हर संबोधन में गांधी जी के मामले को उठाते थे। गांधी जी जो कोई भी सम्मेलन था उसमें स्वतंत्रता के मामले को सबसे प्रथम तक उठाते थे। उनका मानना था, क्या मानना था, जो नगर पालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या उनसे है, सफाई व्यवस्था करना है। ठीक है, ये स्वतंत्रता को ईश्वर की भक्ति के बराबर मानते थे। सॉरी, जो स्वच्छता है उसको ईश्वर की भक्ति के बराबर क्या मानते थे। ठीक है, और भारत के सभी नागरिकों को मिलजुल कर स्वच्छ बनाने की बात कहते थे। ठीक है, साथ ही साथ जो मद्यपान से संबंधित जो नृत्य का निषेध था उसके प्रति से गांधी जी की क्या विचारधारा थी। जो आज हम जिस प्रकार से देखते हैं जो मद्य है यानी जो शराब है वह हमारे गुजरात, बिहार, राजस्थान जैसे अन्य राज्यों के अंदर क्या है, प्रतिबंध है। ठीक है, गांधी जी भी कहीं न कहीं जो गांधी जी का जो दर्शन था वह भी कहीं कहीं इससे प्रभावित था। आज जहाँ जो स्त्रियां हैं वह भी कहीं न कहीं जो इस प्रकार की जो मृदा स्थान है उनके के विरोध में खड़ी हुई हैं और वह प्रदर्शन करती आ रहे, और गांधी जी भी इनका क्या करते थे, विरोध करते थे। ठीक है, अगर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो गांधी जी कहीं न कहीं विकेंद्रीकरण की राजनीति यानी विकेंद्रीकरण की आर्थिक व्यवस्था पर केंद्रित था। उनका क्या मतलब था भी जो आर्थिक व्यवस्था है वह विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, यानी समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कहीं न कहीं संपूर्ण योगदान होना चाहिए। ठीक है, ये केंद्रीकरण यानी किसी एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में आय का या धन का केंद्रीकरण न हो, धन का जो वितरण है वह सभी को बराबर हिस्सों में होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जबकि इसको एक क्वेश्चन भी यूपीएससी के अंदर इस प्रकार में पूछा गया था जिसमें क्या जो मार्क्सवादी और गांधी जी की विचारधारा में यह कहाँ समानता पाई जाती है। गांधी जी मानते थे भाई प्रोडक्शन चाहे एक व्यक्ति कर सकता है मगर जो उसका लाभ होगा वह प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो इसी के अंदर एक रिपोर्ट का जिक्र किया गया है जिसमें कहा 2018 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब, जिसके अंदर कहा गया था जो लगभग 1% लोगों के पास विश्व की लगभग 13% संपत्ति है। ठीक है, बाकी लोगों के पास यानी कह सकते हैं अमीर और ज़्यादा अमीर है और गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। अगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान में जो आधुनिक भारत के निर्माण में महात्मा गांधी का बहुआयामी योगदान है। गांधी जी शिक्षा से संबंधित विचारधारा उनके नैतिकता और स्वावलंबन संबंधित सिद्धांतों पर आधारित है। हरिजन प्रतिकृति वर्धा योजना में भी निहित उनके माध्यमों से देखा जा सकता है। ठीक है, भी किस प्रकार उनके विचारधारा शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, आधुनिकता को लेकर अगर बात करें तो गांधी जी का जो आधुनिकता की नजर था वह सकारात्मक था। ठीक है, उन्होंने कहा था समाज के अंदर आधुनिकता होनी चाहिए मगर आधुनिकता इस परिप्रेक्ष्य में न हो भी वह कहीं न कहीं जो हमारे जो अतीत की जो संस्कृतियां हैं उनको क्या करें, प्रभावित करें या उनको क्षीण करें। ठीक है, विश्व शांति के लिए भी अगर हम बात करें तो आज जहां विश्व लगभग हम देखते हैं भी किस प्रकार की जो कृत्रिम यानी जो समस्याएं बनी हुई है, जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है, साथ ही साथ अनेक देशों के बीच में सीमा विवाद चलता ही रहता है, चाहे वह भारत हो, जो भारत का चीन के साथ चलता है, पाकिस्तान के साथ चलता है, विश्व में भी ऐसे जो देश हैं उनका से विवाद चलता रहता है जिससे विश्व शांति प्रभावित होती है। अफगानिस्तान का हमें सबका एग्जाम्पल पता है, कहीं न कहीं जो अपने हितों के मामले जो विश्व शांति प्रभावित होती है। ठीक है, तो जिस प्रकार से जो परमाणु हैं जैविक हथियार बनते चले जा रहे हैं वह भी कहीं न कहीं विश्व शांति को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे और मानवता के लिए खतरा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, गांधी जी का मानना था भी केवल मानसिक व शारीरिक और भौतिक दृष्टि से ही विकास पर्याप्त नहीं है बल्कि इसके अंदर आपको स्थान पर दया, प्रेम और सेवा और जीवन के मूल्यों को भी महत्व देना चाहिए ताकि वह जो व्यक्ति का स्वर्गणीय विकास किया जा सके। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल था जिसका हमने बैकग्राउंड भी डिस्कशन कर लिया, क्योंकि महात्मा गांधी के बारे में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, अगर नहीं भी पूछे जाते हैं फिर भी आप अपने आंसर के अंदर अगर महात्मा गांधी की किसी विचारधारा का परे यानी कोट करते हैं या उनका एग्जाम्पल डालते हैं तो आपके क्वेश्चन के अंदर 4 चांद लग जाते हैं जिससे आपको 1 या 2 नंबर फालतू मिलते हैं। ठीक है,
तो अगला जो एक आर्टिकल था वह भी दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है, जिसके अंदर जो के रिसाव से बिगड़ता पर्यावरण। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं जो जो रूस से यूरोप की तरफ जो पाइपलाइंस जाती हैं उनके अंदर रिसाव तो होता चला जा रहा है, जिसके अंदर जो प्राकृतिक गैसें हैं उनका क्या हो रहा है, रिसाव हो रहा है। ठीक है, तो रिसाव होने से क्या हो रहा है, भी जो पर्यावरण और कहीं अधिक जो और अधिक मात्रा में क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है। ठीक है, बस यही चीज़ इसके अंदर आर्टिकल के अंदर डिस्कशन किया गया है। भी जो एक जो जो बाल्टिक सागर है उसके तट के ऊपर लगभग जो 915 मीटर के क्षेत्र चौड़े क्षेत्र में मिथेन व अन्य गैसों का क्या हो रहा है, जो बुलबुले फैले हुए हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं भी मिथेन कितनी शक्तिशाली गैस है। ठीक है, वह जलवायु पर यानी जो जलवायु है हमारा जो परिवर्तन में कितना बड़ा योगदान देती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से कम यानी 18 गुना अधिक तक ये शक्तिशाली गैस है। ठीक है, और 20 वर्षों में सॉरी 18 नहीं 80 गुना अधिक ये योगदान देती है। जहाँ कार्बन का 1 टन करता है, वहीं जो मीथेन है उतना ही यह 80 गुना अधिक उत्पादन यानी जलवायु को प्रभावित करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो हमें पता है मीथेन एक ज्वलनशील गैस है, उसके रिसाव से कहीं न कहीं जो विस्फोट जैसी स्थितियाँ भी बन सकती है और जो और अधिक घातक साबित हो सकती है। ठीक है, तो यही इस आर्टिकल के अंदर दिया गया है। भी जो साथ ही साथ जो मीथेन को कंट्रोल करने के जो स्कीम्स चलाई भी जा रही हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में अगर पाइपलाइन का रिसाव नहीं रोका जाता है तो जो ये के प्रयास हैं वह क्या होंगे, असफल हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है। आगे इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया भी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे यानी जो तापमान को बढ़ाती है। तो क्या है, जो जैसे भू ताप में क्या होता है, भी सूर्य के ताप होता है वह दिन के समय में सूर्य का ताप पृथ्वी क्या करती है, अवशोषित करती है, और जब रात होती है तो इस अवशोषित पदार्थ को वह क्या करती है, रिलीज करती है। मगर जब कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैस क्या करती है, जो ग्रीन हाउस गैसेज बनाती है, जो क्या करती हैं, जो विश्व का जो जो शाम को टाइम या जो रात को जो गैसें बाहर निकलनी चाहिए वह उतनी मात्रा में नहीं निकल पाती है जितनी मात्रा में निकलनी चाहिए थी। तो ये क्या करती है, उन गैसों को निकलने का अवरोध करती हैं, जिसके अंदर पृथ्वी का तापमान बना रहता है और भारत जो और तापमान दिनों दिन बढ़ता चला जाता है, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, और इसी के अंदर ये मीथेन का एग्जाम्पल दिया गया है। 20 वर्षों के अंदर मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 80 गुना अधिक गर्मी जड़ सकती है, और ये कितने समय तक रह सकती है, लगभग 20 वर्षों तक। ठीक है, तो इसका हमें निजात करना हमारे लिए कितना क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, और कितना मुश्किल भी हो सकता है अगर ये फैलाव जल्दी नहीं रोका गया तो। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा दैनिक जागरण से संबंधित आर्टिकल है। इसके अंदर जो एक हाल ही में हम जो चर्चा देख रहे हैं, न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे काफ़ी दिन चर्चा रही थी, साथ ही साथ आए दिन न्यूज़ के अंदर कोई ना कोई खबर इससे रिलेटेड होती है। वे क्या है, वे जो PFI एक संगठन था जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसी प्रकार की जब है भारत की एकता और अखंडता को प्रभावित करता था, साथ ही साथ वह आतंकी जो घटनाएं थी उनको भी यानी बढ़ावा देने में कार्य करता था, साथ ही साथ युवा को जो भ्रमित करने का भी कार्य करता था। तो इस प्रकार के कृत्य करता था, तो जिसके परिप्रेक्ष्य में उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर कहा भी जो केंद्रीय गृह मंत्रालय था उसने एक अभियान, एक गुप्त अभियान चलाया था, जिसके तहत इसकी सारी जो कृत्य थे उसकी छानबीन की गई और अंत में उसको प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ में इसके कहा गया है भी जो आर्टिकल के अंतर्गत भी जो आने वाले समय में कुछ इस प्रकार के जो संगठन बनाए जाएंगे उनको भी समय पर रहते बंद किया जाना चाहिए, ताकि देश में एक यानी शांति बनाई रखी जा सके, और जो हिंसक घटनाएं हैं उनको दिनों दिन क्या किया जा सके, कम किया जा सके। साथ ही साथ जो इस प्रकार के संगठन थे वह समाज में छोटी छोटी बातों को यानी धार्मिक तौर पर भी उलझाने का काम किया करते थे। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं आतंकियों के साथ भी इनके लिंक थे। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल है जो इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मगर जो इसके बैकग्राउंड के अंदर जो संगठन है, तो भारतीय संविधान के अंदर जो संघ बनाने की जो हमें स्वतंत्रता मिलती है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत हमें मिलती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 हमारे लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या होता है, संघ, संगम या संघ बनाने का अधिकार। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है, ये आर्टिकल हमारा 19 है। ठीक है, क्या कहता है भी सभी नागरिकों को सभा, संघ और सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार होगा। इसमें शामिल है कौन कौन से, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, कंपनी के दल बनाने का अधिकार, साझा फर्म बनाने का अधिकार, समिति बनाने का अधिकार, क्लब बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, और व्यापारिक संगठन या लोगों के अन्य इकाई बनाने का भी यह अधिकार होगा। यह न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार प्रदान करता है, जबकि उसके नियमित रूप से संचालित करने का भी अधिकार प्रदान करता है। यानी आप संगठन बनाओगे तो उसको चला भी सकते हो, उसके लिए वित्त भी इकट्ठा कर सकते हो।
ठीक है। इसके अतिरिक्त ये संगम बनाने वाले उनमें शामिल होने वाले नकारात्मक अधिकारों को भी शामिल करता है, यानी किस प्रकार से अगर एकता और अखंडता की बात आती है तो उसको जिस प्रकार से अभी इसको बंद किया है तो आने वाले अगर कोई भी ऐसा संगठन होगा तो उसको सरकार क्या करती है, प्रतिबंध उस पर लगा सकती है। इस अधिकार पर भी राज्य द्वारा युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके आधार पर भारत की एकता और अखंडता संप्रभुता हम देखते हैं, सार्वजनिक और आदेश और नैतिकता भी हम इसके अंदर देखते हैं। इन आधारों पर इस पर क्या करते हैं, प्रतिबंध के आधार हो सकते हैं। जैसे नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत कानून सम्मत उद्देश्यों के लिए संगम या संघ बनाने का अधिकार है, तथापित संगम व स्वीकार रोपित मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, तो क्या है भी जो संगम या जो स्वीकार रोपित मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, आगे क्या है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि श्रम संगठन को और जो मोल भाव करने और हड़ताल करने और तालाबंदी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। यानी जो संगम है उसको इस बात का कोई अधिकार नहीं है वे हड़ताल करे, तालाबंदी करे या ऐसा कोई भी कृत्य करे जो भारतीय एकता और अखंडता को क्या करे, प्रभावित करे। हड़ताल के अधिकार को युक्त कानून के तहत नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक अच्छे कानून के तहत यानी देश की सुरक्षा के तहत इसको क्या कहते हैं, प्रतिबंध किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो आर्टिकल है वह भी हमारा किससे संबंधित है, दैनिक जागरण से संबंधित है, जिसमें कहा था भी नई क्रांति की ओर, क्योंकि हमें पता है जो आज का जो न्यूज़ का जो हमारा न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट ही पेज पर हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, 5G टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है। तो इस पर आर्टिकल आना तय था, तो आर्टिकल इस आज भी है और कल भी इसके ऊपर आर्टिकल आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है भी जो 5G टेक्नोलॉजी है वह जिस प्रकार से हम जानते हैं भी जो 5G टेक्नोलॉजी है वह 4G की तुलना में काफ़ी अधिक तीव्र होगी। तो यह जो तकनीक होगी कहीं ना कहीं मशीनों को मशीनों के साथ जोड़ने का कार्य करेगी। ठीक है, क्या कि जो 5G सबसे अत्याधुनिक स्तर के नेटवर्क है। ठीक है, इससे न केवल इंटरनेट मीडिया की स्पीड बढ़ेगी बल्कि अधिक भरोसा भी बढ़ेगा और इसमें अधिक नेटवर्क संभालने की भी क्षमता होगी। अभी भी 5G सेवा केवल 13 शहरों में क्या किया, शुरू की गई है। आशा की जा रही है कि अगले 2 से 2.5 सालों में यह वर्ष यानी देश के अन्य हिस्सों में पहुंच जाएगी। ठीक है, अब ऐसा होगा तब बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि दौर जिस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित है। इसमें मशीनिक सेवा प्रमुख भूमिका होती है और 5G केवल मोबाइल की दुनिया में क्रांति नहीं लाएगा, कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक व्यवहार है, उनमें भी कहीं ना कहीं क्रांति लेकर आएगा। ठीक है, यही इसमें एक आर्टिकल कहा गया है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है कि किस प्रकार के खर्चे खुर्चे इसी बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, जिस प्रकार से यानी 5G व्यवस्था है वह अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी, क्योंकि जैसे स्पीड होगी तो इससे क्या होगी, अधिक प्रभाविता होगी, यानी कहीं न कहीं प्रभावशीलता होगी। और जो यानी जो GST के संग्रहण के अंदर कहीं न कहीं जो इंटरनेट की दिक्कत आती है वे उस इंटरनेट से बचा जा सकेगा, क्योंकि जो त्वरित रूप में कार्य होंगे तो इससे हमारे अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी फायदा होगा। तो अभी हम 5G टेक्नोलॉजी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी जो उच्च गति प्रदान करने वाली तकनीक है, जैसा कि हम जानते हैं अभी जो 4G है वह लगभग 1 गीगाबाइट्स बोलते हैं 1 GB पर सेकंड की स्पीड हमें देती है, जबकि जो 5G तकनीक है वह लगभग 20 गीगाबाइट तक की स्पीड हमें प्रदान करवाएगी। ठीक है, अगला क्या कहता है भी साथ ही 5G लिटरेसी को भी क्या करेगा, कम करेगा। लिटरेसी क्या होती है भी, यह करेगा भी जो कम होगा, यानी जो डाटा भेजने की जो समय है वह क्या होगा, कम होगा। यानी आज जब हमें डाटा भेजने में 1 मिनट का समय लगता है तो अगर 5G टेक्निक के अंदर हमें से 2 या 3 या 5 सेकंड के अंदर डाटा हम भेज पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ इसका मशीन टू मशीन संचार होगा, यानी इसके साथ हम मशीनों को एक साथ जोड़ पाएंगे। अभी क्या करते हैं हम टेक्नोलॉजी यानी जो 4G टेक्नोलॉजी के साथ मानव को मानव का जोड़ सकते हैं, जिस प्रकार से हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं तो मानव को मानव के साथ जुड़ा हुआ है, जबकि ये क्या करेगी, मशीनों को जोड़ेगी, जो कि कहीं ना कहीं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसमें महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझना चाहें तो अमेरिका के एक डॉक्टर मशीनों के साथ मशीनों के जुड़ाव के कारण इंडिया में एक बैठे मरीज का इलाज भी आसानी से कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बचेगा, स्वास्थ्य सुविधा भी मजबूत होगी। ठीक है, उसके अंदर जो वक्त पर इलाज मिलना चाहिए वह मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आजकल जो हम देखते हैं जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है, उसमें भी और ज़्यादा हमारी बढ़ोतरी होगी। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं उसमें भी कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ोतरी होगी, यानी जो एक टीचर है वह लाखों यानी स्टूडेंटों को एक साथ पढ़ा पाएगा। साथ ही साथ हर बच्चे के साथ अलग से कम्युनिकेशन कर पाएगा, जहाँ कम्युनिकेशन की अभी काफ़ी दिक्कत होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के बहुत से सुधार हमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो मशीन के साथ मशीन जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमने देख लिया, जिसके साथ क्लाउडिंग है, बिग डाटा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। ठीक है,
जो एज कंप्यूटरिंग है, जिसे हम क्वांटम कंप्यूटरिंग भी कहते हैं, या फिर जो 5G चौथी औद्योगिक क्रांति के रूप में भी प्रेरित माना जाता है। भी जो तीसरी जो थी हमारी, जो जिस प्रकार से हम जो इंटरनेट मीडिया को समझते हैं, जो चौथी थी वह 5G तकनीक है, जिसके अंदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कुछ अलग अलग तकनीकियाँ हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में योगदान होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट में कहा गया है अभी 5G की सहायता से 2035 तक भारत लगभग 1 ट्रिलियन अरब अमेरिकी डॉलर की संचित अर्थव्यवस्था प्रभाव पैदा होने की उम्मीद है। यानी 2025 तक जो 5G तकनीक से हम लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर का यानी व्यापार कर पाएंगे, या उस प्रकार की यानी व्यवस्था में बढ़ोतरी कर पाएंगे। साथ ही साथ ये मशीनी व विभिन्न क्षेत्रों के बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और आर्थिक स्तर पर भी भारत की भागीदारी का भी लाभ होगा। क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना, ये 5G तकनीक नेटवर्क की सीमाओं की बजाय क्षमता पर ध्यान केंद्रित करेगा। यानी इसमें जो सीमा की ध्यान नहीं दिया जाएगा, किस किस की सीमा है, या स्पीड की लिमिट है, या इस चीज़ की लिमिट है, उस लिमिटों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। ये इस बात पर ध्यान दिया जाएगा, इससे हम और अधिक की तरह विस्तार कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम जानते हैं जो 5G टेक्नोलॉजी होती है वह मोबाइल की क्षमता पर आधारित स्पीड को देगा। ठीक है, जैसे आपका मोबाइल अगर 1 GB से ऊपर की स्पीड ग्रहण कर सकता है तो वह भी देगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो यानी प्रोवाइडर के नहीं, जो एक्सेप्टर होगा वह स्पीड को यानी निर्धारित करेगा। और साथ ही साथ जो इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिस प्रकार की जो ब्रॉडबैंड तकनीक है आजकल इतनी विकसित नहीं है, उसको भी विकसित किया जा सकेगा। साथ ही साथ हम देखते हैं जो जिस प्रकार के जो आधारभूत यानी इंटरनेट या डिजिटल मीडिया का आधारभूत ढांचा कमज़ोर है, जिसकी वजह से जो ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन हो रहा है वह भी क्या होगा, कम होगा, जिससे होंगे जो जनसंख्या दबाव की जो समस्या है उससे भी निजात पाई जा सकती है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं 5G का क्या हो सकता है, एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भी अन्य जो 5G तकनीक है किस प्रकार से मानव के जो जीवन को सुलभ बना सकती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो दैनिक जागरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल थे वो हमने बैकग्राउंड के साथ अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।